प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड धारा विद्युत के अंतर्गत प्रश्न बैंक के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न बैंक के प्रश्नों को इसमें हल करवाया है। आज हम जो क्रम हमारा चल रहा है उसके अनुसार हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत वाहक बल इसका संकेत होता है E और विद्युत वाहक बल को संक्षेप में V वा बल भी कहते हैं। विभवांतर इसका संकेत होता है V और आंतरिक प्रतिरोध इसका संकेत होता है R। तो इन तीनों में हमको संबंध स्थापित करना है, विद्युत वाहक बल में, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में। या इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ही है। या फिर कभी कभी ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन I। तो R क्या है? R है आंतरिक प्रतिरोध, E है विद्युत वाहक बल, V है विभवांतर और I है धारा या विद्युत धारा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतीक यहाँ लिखे हैं इनके अर्थ आपको मालूम है, तो हम कह सकते हैं जहाँ संकेतों के अर्थ सामान्य है, मतलब आपको पता है। तो हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध प्रश्न बैंक के प्रश्न के अनुसार तीनों में संबंध दिखाना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, E V एवं R में संबंध, E V एवं R में संबंध। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सेल हमने लिया है, ये है। इस सेल को हमने इस तरह से दर्शाया है कि जो माइनस है ये माइनस हमने राइट साइड रखा है और प्लस जो है वो हमने लेफ्ट साइड रखा है। क्योंकि अगर आप ये उल्टा क्रम करते हैं तो धारा की दिशा बदल जाएंगी, इसीलिए अगर आपको धारा इस दिशा में, इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको इसी तरह से इसको बनाना पड़ेगा। तो हमने सेल बनाया है। अब सेल बनाया है तो सेल का विद्युत वाहक बल E मान लेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल E मान लेंगे और आंतरिक प्रतिरोध जो है इसका R मान लेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R मान लेंगे और साथ में ये जो कैपिटल R है ये है बाह्य प्रतिरोध और ये जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, क्योंकि प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध और ये है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। तो इस तरह से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और प्रतिरोध जो कैपिटल R है उसके सिरों के मध्य विभवांतर V है और विभवांतर V पर धारा यहाँ से I प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से हमने एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर V है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध एक्चुअल में क्या है, एक बात पहले आप समझ लीजिए कि ये जो है, ये अगर हम इसको कहें ये बाह्य परिपथ है, इसको हम क्या कहें, ये बाह्य परिपथ है, या हम कहें कि सेल के बाहर, सेल के बाहर और ये होगा सेल के अंदर। तो सेल के बाहर, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, सेल के बाहर जो विद्युत धारा चलती है वो प्लस से चलती है माइनस की ओर, लेकिन सेल के अंदर विद्युत धारा चलती है माइनस से प्लस की ओर। ध्यान रखना इस बात को, सेल के बाहर विद्युत धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन सेल के अंदर विद्युत धारा चलती है या धारा चलती है माइनस से प्लस की ओर। तो इस तरह से ये सेल को हमने दर्शाया है। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम सेल को दर्शाना चाहें तो इस तरह से एक पात्र हम ले लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड को हम प्लस नाम देते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हम माइनस नाम देते हैं।
और इसमें भरा होता है विद्युत अपघट्य। इसमें क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य का विलयन आप कह सकते हो। तो विद्युत अपघट्य क्या करते हैं? विद्युत का चालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब विद्युत का प्रवाह होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये होते हैं विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य आयनित होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए और साथ में विद्युत अपघट्य भी हमने ले लिया। तो इस तरह से अगर हम किसी तार के द्वारा इसको जोड़ देते हैं तो तार के द्वारा जोड़ने पर यह सेल के बाहर हो गया। तो सेल के बाहर विद्युत धारा चलेगी प्लस से माइनस की ओर, लेकिन सेल के अंदर धारा चलेगी माइनस से प्लस की ओर। और ये किसके कारण होगा? ये विद्युत अपघट्य के जो आयन होंगे उन आयनों के कारण यहाँ धारा का प्रवाह होगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सेल के बाहर विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर और सेल के अंदर विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर चलती है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये हमारा सेल बन गया। ये सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं, सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो ये जो सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में यहाँ जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य जब विद्युत धारा चलती है तो विद्युत धारा के मार्ग में अगर विद्युत धारा इधर से इधर जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि जो सेल है और सेल के 2 इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब इसी व्यवस्था को हम ये यहाँ पे इस तरह से दर्शा देते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड समान हैं, लेकिन अंतर यहाँ समझ में आना चाहिए। अगर आपने दोनों सेम बना लिए तो आप कहेंगे कि सर ये संधारित्र है। तो दर्शाने का तरीका ये है सेल को कि प्लस वाला जो है वो डंडी बड़ी बनाते हैं और माइनस वाली डंडी छोटी बनाते हैं। तो ये सेल को दर्शाने का तरीका है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम EVR में संबंध दिखा रहे हैं। हमने क्या माना? हमने मान लिया कि किसी सेल का, ये जो सेल हमने बनाया यहाँ पे लिया है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। यह बाह्य प्रतिरोध R में विभवांतर V पर विद्युत धारा I प्रवाहित करता है। मतलब सेल जो है, ये सेल क्या करता है, बाह्य प्रतिरोध R में विभवांतर V पर यह सेल विद्युत धारा I को प्रवाहित करता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ओम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है जब विभवांतर V हो, विद्युत धारा I हो और प्रतिरोध R हो, तब ओम का नियम होता है V बराबर IR। और यहाँ से हमको I का मान अगर ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे I बराबर V है, R गुना में है I के, तो R चला जाएगा बटे में, तो I बराबर मिलेगा V अपॉन R। समीकरण नंबर इसको नाम हम 1 देंगे। तो यहाँ हमने क्या लगाया? ओम का नियम लगाया, I बराबर V अपॉन R। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो ओम का नियम हो गया। अब हमारे पास जो विभवांतर है, जब विभवांतर का मान अधिकतम हो जाता है तो उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारा परिपथ बना है, इस परिपथ का विद्युत वाहक बल या जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। और कुल प्रतिरोध लेना है। अभी तो हमने लिया था सिर्फ ओम के नियम में बाह्य प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध लेना है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध होगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या होगा? बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो इसी समीकरण की अगर हम मदद लें तो धारा I ही रहेंगी, क्योंकि धारा तो I ही प्रवाहित हो रही है, बराबर V जो विभवांतर है ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल, और प्रतिरोध जो कैपिटल R है, अब वो प्रतिरोधों का टोटल हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये ध्यान रखना, ये कब हमने फॉर्मूला लगाया? जब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E या सेल का विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध है R प्लस R, तब I बराबर E अपॉन R प्लस R। समीकरण नंबर इसको 2 नाम देंगे। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गए। पहला समीकरण आया I बराबर V अपॉन R और दूसरा समीकरण आया I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने सिंपली लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 जो है ये है V अपॉन R इसका राइट हैंड साइड,
और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है E अपॉन आर प्लस आर। इन दोनों को हम रख देंगे बराबर, तो V अपॉन आर बराबर E अपॉन आर प्लस आर। अब यहाँ हम करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जो है r प्लस आर, इसका तिर्यक गुणा करेंगे v के साथ, लिखेंगे v इंटू आर प्लस आर बराबर r का तिर्यक गुणा करेंगे e के साथ तो लिखेंगे ई आर लिखिए, r e लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब v का अंदर गुणा करेंगे तो v का गुणा r में होगा तो वी आर प्लस स्मॉल r के साथ होगा तो v स्मॉल r, मतलब v कैपिटल R प्लस v स्मॉल r बराबर ई आर। तो यहाँ हमको मिल गया वी आर प्लस वी आर बराबर ई आर। यहाँ हम क्या करते हैं, जो आर वाला है उसको आर वाले की तरफ लेके जाते हैं, कैपिटल आर वाले की तरफ, तो बचेगा वी स्मॉल आर बराबर ई आर। ये प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा तो माइनस वी आर। अब इन दोनों में से हम निकालेंगे आर को कॉमन, तो यहाँ है वी आर बराबर, दोनों में से आर कॉमन निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया, तो कोष्टक में बचेगा ई माइनस वी। ये जो वी आर के साथ गुणा में है, तो ये गुणा में है, तो ये जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो इस तरह से मिलेगा स्मॉल आर बराबर आर ई माइनस वी अपॉन कैपिटल वी। इसको अभी सिंपली नाम दे के रखा है क्योंकि हमको तीसरे टाइप को जो सिद्ध करना है उसके लिए इसकी मदद लेना पड़ेगा। अगर जो तीसरा टाइप आपका दिया है, मैंने जो लिया है इस प्रश्न में, अगर तीसरे टाइप से नहीं पूछता तो ये समीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और समीकरण दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध। अब देखिए ई माइनस वी बटे वी, मतलब ये जो बटे में है ये ई के भी बटे में है और वी के भी बटे में है, तो हम क्या लिखेंगे ई बटे वी माइनस वी बटे वी। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैंने कहा ई के भी बटे में, वी के भी बटे में, तो आर के भी बटे में है तो आर के बटे में लिखो, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, अगर आप आर का गुणा कर देंगे तो आर इसके साथ जाएगा और इसके साथ, तो कहने का मतलब है दोनों के बटे में ही रहेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो दोनों के बटे में है। तो हमने लिखा ई माइनस वी अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, तो यहाँ वी से भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा एक, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया 4। याद कर लेना ये व्यंजक, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। और ये समीकरण 4 जो है, ये समीकरण 4 सेल के विद्युत वाहक बल ई, विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध है। या फिर जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए, तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी है। अगर इस तरह का आता है तो ये वाक्य लिखना है, इस तरह का प्रश्न आता है तो ये वाक्य लिखना है। अब जो तीसरा टाइप अथवा करके हमने लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर E अपॉन V माइनस आई, जहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य है, तो इसके लिए हम लेंगे समीकरण 3 की मदद। और समीकरण 3 हमारा है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E माइनस वी अपॉन वी। इसकी मदद हम लेंगे यहाँ पर, तो ये लिख दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R E माइनस वी अपॉन वी। ये जो v है ये गुणा में है, तो ये बटे के बटे में जाएगा, बटे के बटे में जाएगा, तो v है बटे में और इसके भी बटे में जाएगा, मतलब v अपॉन r। और आप जानते हैं v अपॉन r ओम के नियम से होता है I, तो v अपॉन r की जगह हम रखेंगे I, तो इस तरह से हमको मिलेगा r बराबर E माइनस वी अपॉन I। जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला था उस तरह से भी हमने लाके दिखा दिया, तो ये हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपली तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहले आपको ओम का नियम लगाना है और फिर विद्युत वाहक बल E और कुल प्रतिरोध लेके फिर उस ओम के नियम में इनको फिट करना है, दोनों को बराबर रखना है और स्मॉल r का व्यंजक आपको निकालना है। तो स्मॉल r बराबर क्या आया आपको याद रखना है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन वी माइनस वन। तो तीनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को कवर करा दिया। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अंकित क्वेश्चन है और 3 नंबर लायक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल मतलब E 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r 0.4 ओम हो, क्योंकि प्रतिरोध चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, मात्रक तो ओम होगा,
तो बैटरी से ली जाने वाली बैटरी से लेना है अधिकतम धारा, अधिकतम मतलब मैक्सिमम धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, सिंपली आप समझ सकते हैं। E बराबर हमको दिया है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर दिया 0.4 ओम। और हमको क्या बोला है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा मतलब I मैक्स का मान आपको ज्ञात करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब धारा का मान अधिकतम होता है तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है, मतलब आप कहीं परेशानी महसूस नहीं कर रहे, स्पीड में चला रहे, मतलब आप जब गाड़ी चला रहे तो ब्रेकर नहीं आ रहे, ब्रेकर मतलब प्रतिरोध। तो जब धारा का मान अधिकतम होगा तब प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होगा। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा I बराबर E/R प्लस R। विद्युत धारा I है, E विद्युत वाहक बल है, कैपिटल R जो है वो बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, मतलब हमको पूछा I मैक्स का मान। तो जब धारा I जो है वो I मैक्स होगी तब प्रतिरोध जो कैपिटल R होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से I की जगह हम क्या रखेंगे, I मैक्स रखेंगे बराबर E का मान हमारे पास कितना है 12 वोल्ट है, यहाँ रखेंगे 12 अपॉन कैपिटल R का मान रखेंगे 0 ये, और प्लस स्मॉल r का मान कितना है 0.4 है। तो इस तरह से फार्मूला आपको याद है, I बराबर E/R प्लस R। इसकी मदद हम ले रहे हैं, I की जगह I मैक्स रख रहे हैं, E की जगह मान दिया है 12, कैपिटल R 0 प्लस स्मॉल r 0.4। अब इसको हल करेंगे, 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा तो बचेगा 12 अपॉन 0.4। दशमलव के बाद एक अंक है, अगर दशमलव हटाना है तो एक अंक दशमलव के बाद है तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये 0 बढ़ा दिया तो यहाँ से दशमलव हट गया। दशमलव हटने के बाद बचेगा 0.4, तो दशमलव हटने के बाद 0.4 है तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 0.4 बचेगा दशमलव हटने के बाद तो 4 ही है, तो हमने लिख दिया 4। भाग देंगे 4 एकम 4, यहाँ भाग देंगे 4 तिया 12 और 0। तो इस तरह से I मैक्स मतलब बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी आ गई 30, और विद्युत धारा का मात्रक होता है या धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस तरह से यहाँ पर I मैक्स का मान कितना आ गया 30 एम्पियर आ गया। बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना, फार्मूला इसका जो है I बराबर E/R प्लस R, और जब धारा का मान अधिकतम लेते हैं तो प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R 0 होगा। इस तरह से अधिकतम धारा मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कार है और उस कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी, वो होगी 30 एम्पियर। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ मैंने आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड हैं और उन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है ये किन किन बातों पे निर्भर कर सकता है। एक तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और इनकी बीच की दूरी आपने बढ़ा ली, मतलब इलेक्ट्रोडों को दूर दूर कर लिया। इस तरह से समझिए आप इसको, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या कर दी आपने, बढ़ा दी। तो बढ़ाएंगे तो जो धारा चलेगी उस धारा के मार्ग में ज़्यादा विद्युत अपघट्य आएगा, मतलब ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो बढ़ाने पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, विद्युत अपघट्य में जो 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं उनका क्षेत्रफल, अगर इनका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना, तो ये देखिए हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, लंबाई चौड़ाई इसकी बढ़ा दी, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी। इसका मतलब प्लेटें जो है
जो इलेक्ट्रोड हैं वो पास पास आ गए, और पास पास आ गए तो अब धारा को ज़्यादा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड हैं विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ज़्यादा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आप इस इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। तो 2 बातें आपको बताया, एक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घटता है। तीसरी बात, विद्युत अपघट्य अगर गाढ़ा है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य अगर गाढ़ा है तो गाढ़ा होने के कारण धारा के जाने में बाधा आएगी, क्योंकि अगर आपको कहा पानी में तैरो और कहा कि चाशनी में तैरो, मतलब पानी में शक्कर मिलाकर जो पाक बनता है जिसको चाशनी कहते हैं उसमें तैरो, तो आप कहेंगे सर पानी में तैरना आसान है, चाशनी में तैरना कठिन है, दिक्कत जाएगी, हमको ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मतलब विद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। और चौथा है ताप पर, अगर ताप का मान बढ़ाते हैं तो ताप का मान बढ़ाने से धारा बहुत जल्दी यहाँ पे बहने लगेगी, या ये कह सकते हैं कि ताप का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो इस तरह से हमने क्या समझा, पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, ध्यान देना, दोनों इलेक्ट्रोडों अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, अगर हम विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। तीसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, अगर हम विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। और चौथा है ताप पर। इस तरह से ये 4 कारक है जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करा दिए, प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।